नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बिहार सरकार की जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने जातीय जनगणना में अब तक जो आंकड़े जुटाए गए हैं उन्हें भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। खास बात है कि इसी साल 31 मई के पहले नीतीश सरकार इस जातीय जनगणना को हर हाल में पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कितनी बदलेगी बिहार की राजनीति और जातीय जनगणना से क्या हासिल करना चाहते थे नीतीश और आरजेडी, आज हम चर्चा में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और साथ ही इस चर्चा में हम ये भी बात करेंगे कि जातीय जनगणना पूरे समाज के ताने बाने पर किस तरह का असर डाल सकती है। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना पर क्या हुआ। पटना उच्च न्यायालय से बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। जाति आधारित जनगणना शुरू से ही विवादों में रही है। इसके खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि बिहार सरकार को इसे कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हम लोग जो लोकहित याचिका दायर किए थे उसमें मुद्दा ये उठाए थे कि 6/6/22 को बिहार सरकार जो पॉलिसी ली है वह भारत के संविधान के विपरीत है। सेंसस एक्ट 1948 एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है। और बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोसीजर को रोक लगाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रिजर्व रखिए, लीकेज नहीं हो, और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को होगी। बिहार सरकार ने 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम पूरा करने का ऐलान किया था। अभी इसका दूसरा फेज चल रहा था। अदालत के फैसले के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल रुक जाएगी। इस बीच भाजपा ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना पर बिहार सरकार की मंशा गलत थी। ये जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था। नीयत में खोट था, नीति असफल हो रही है। ये गुंडा राज में तब्दीली बिहार होने लगा तो सोचे कि उससे ध्यान भटकाने के लिए हम जातीय जनगणना के माध्यम से अपनी बचाव कर लेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अदालत के निर्देश पढ़ने के बाद अगला कदम उठाएगी। ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था। हालांकि जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे। ब्यूरो इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो जातीय जनगणना पर आया पटना हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश नीतीश और तेजस्वी के लिए कितना बड़ा झटका है और इसका बिहार की राजनीति और जातीय जनगणना पर पूरे देश में हो रही राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद कुमार सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीनू कुमार जो याचिकाकर्ता के वकील हैं। दीनू कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने जो याचिका दायर की थी बिहार सरकार के खिलाफ, उसमें आपने कहा था कि जो पूरी जातीय जनगणना है वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। और क्या क्या खास था आपकी याचिका में जो आपने कोर्ट में दायर की थी? बिहार सरकार ने जो एक पॉलिसी बनाई 6/6/2022 को जी, उसे मूल 3 बात थी कि कास्ट में सर्वे करेंगे और प्रयास करेंगे इकोनॉमिक सर्वे करें। दूसरी बात कि इसको करने के लिए जो पोस्ट आएगा वो कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चौथी बात थी कि जो डाटा कलेक्ट होगा सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसका दिया जाएगा।
उस ऑर्डर से पढ़ने से स्पष्ट होता है कि 500 करोड़ रुपया जो कंटीजेंसी फंड से खर्च करेंगे, तो बिहार कंटीजेंसी फंड एक्ट 1950 और बिहार कंटीजेंसी फंड रूल 1953 में स्पष्ट वर्णन है कि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए ही कंटीजेंसी फंड से खर्च किया जाएगा। कास्ट के सर्वे के लेकर के एनुअल बजट कोई इसका प्रावधान नहीं था, न कोई खर्च करने का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। कास्ट में सर्वे कभी भी जो खर्च होगा वो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। ये सुशील कुमार मोदी जो चारा घोटाला का केस था उसमें ही सब बात था कि आपने कंटीजेंसी फंड से पैसा क्यों खर्च कर दिया ओवरड्राफ्ट करके। ये बिहार सरकार जानती थी कि सुशील कुमार मोदी में हाईकोर्ट ने जजमेंट जो दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर दिया, तो आप कैसे निर्णय ले लिए कि कंटीजेंसी फंड से हम 500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो इस तरह से जो सरकार का एक ट्रस्टी होते हैं कानून में कि उनको देखना है कि पैसा सरकार का जो है गरीबों का है, टैक्स पेयर का है, उचित ढंग से खर्च हो। आपने नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की, आपने मौलिक अधिकारों की भी बात की, वो क्या पूरा मसला था? हाँ, उसका वही बता रहे हैं। तो आपने एक फ्रॉड किया। दूसरी बात है कि भारत के संविधान में जो इंडियन लिस्ट 1 जो है 7th शेड्यूल में, उसमें सेक्शन 69 सेंसस वर्ड यूज किया है। लिस्ट 2 लिस्ट 3 में कहीं भी कास्ट में सर्वे का नहीं है। तो इस तरह जो आप जो कर रहे थे, जो पॉलिसी लिए, वो भारत के संविधान के मूल ढांचा के विपरीत है, जो आर्टिकल 14 के वायलेशन है। आप जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दी है आर्टिकल 14-20 के पुट्टा स्वामी केस में कि जो कलेक्शन डाटा करते हैं जाति का, धर्म का, आप कितना पैसा कमाते हैं एनुअली, ये आप डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, ये प्राइवेसी है। जैसे हम किसी के दरवाजा पर जाए, पूछे कौन जाति है, ट्रेन में जा रहे हैं, पूछे कौन धर्म के आप हैं, आपका कितना पैसा है, और आपने निर्णय लिया कि 17 चीज का जो हम कलेक्शन करेंगे उसमें डिक्लेरेशन करेंगे पब्लिकली, माने हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। जैसे आप स्कूल के बच्चे जो सेंसस में, स्कूल के टीचर सेंसस में लगे हैं, वो स्कूल के बच्चे को जहां पढ़ा रहे हैं, घर पर जाके उस बच्चे से, माता पिता से पूछेंगे तुम कौन जाति के हो, किस धर्म के हो, तो कितना राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है। ठीक है, दीनू कुमार जी हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं। प्रमोद जी, दीनू कुमार जी ने कानूनी पहलू बताया, अब हम राजनीतिक पहलू की बात करें और सीधे सपाट शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं तो कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है, ये नीतीश और आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए प्रखर जी, जो नीतीश कुमार जी के पास इस समय दिखाने को कुछ नहीं है। जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही, जैसे अभी दीनू कुमार जी बोल रहे थे, जो संविधान की मूल धारा के खिलाफ है और सेंसस एक्ट 1948 के खिलाफ है। नीतीश कुमार जी को संविधान की जो धारा 246 है, जो 7th शेड्यूल में है, उसका 69वां हिस्सा पढ़ना चाहिए था। सेंसस, ये जो आज जो जब डबल बेंच ने जो कहा हाई कोर्ट पटना की कि राज्य सरकार के पास अधिकार ही नहीं है, जो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, जनगणना है ये, तो आप उसमें डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करेंगे और अपोजिशन पार्टीज को भी देंगे। तो अब इस समय चूंकि एक चुनावी, नीतीश कुमार जी चूंकि अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं, लालू जी की पार्टी के साथ उनका संबंध है, उनको 2024 का चुनाव दिख रहा है, बिहार की असेंबली का भी चुनाव आएगा, जल्दी ही आएगा, 1 साल और बचा हुआ है। उसमें ये चाह रहे हैं कि अपनी राजनीति को बढ़ाएं और बिहार में जो जातियां हैं उनके वोट के बैंक को कंसोलिडेट किया जाए विद द मुस्लिम, इन एडिशन विद द मुस्लिम पॉपुलेशन, जो मुस्लिम एक्ट जो वोट है उनको, मुस्लिम वोट को जुटाएं और अपनी जातियों के वोट को जुटाएं ताकि सत्ता पे बने रहें। जनता की भलाई, जैसे भी तेजस्वी बोल रहे थे, जनता की भलाई मुझे इसमें कुछ दिखती नहीं। बिहार में नौकरियां है नहीं, बाढ़, जब झारखंड हट गया तो बाढ़ बदबाल बालू ही रह गया बिहार में। कोई, नीतीश कुमार जी ने कहा हम नई इंडस्ट्री ले आ रहे हैं, हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इससे प्रदेश का भला क्या होगा? आप कह रहे हैं कि उससे पता लग जाएगा किसको हम क्या स्कीम देंगे, तो इसके पहले कोई स्कीम 18 साल तक नीतीश कुमार जी ने चलाई नहीं जनता के लिए। 500 करोड़ जो कॉन्टिजेंसी फंड से निकाला, वो गाड़ी कमाई के पैसा जनता का, वो उसके खर्चे का हिसाब कौन देगा? दीनू कुमार जी ने इस बात को भी उठाया, 500 करोड़ का हिसाब कौन देगा? आप एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे मुझे लगता नहीं कि वो किसी का कोई भला होगा, एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। तो जो पटना हाईकोर्ट की जो डबल बेंच ने जो जज साहब का हमने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, उसमें जो उन्होंने यही बात कही है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और राज्य को करवाने का अधिकार नहीं है जनगणना। जातिगत एक तरह से आप उसको छुपा के असली जातिगत जो जनगणना होती है जो उसको करवा रहे हैं, जो उसका काम भारत सरकार का 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं, जब होगी तो पता लग जाएगा। वैसे जब 2011 में जनगणना हुई थी, हमारे घर में जो आए थे उन्होंने हमसे मेरी जात पूछी थी, हाँ, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सिंह भी हमारे साथ हैं। सुधीर जी,
जो अचानक से जातीय जनगणना का जो कार्य बीजेपी आरजेडी और जेडीयू ने शुरू किया और इसके बारे में कहा गया कि लोक कल्याण के लिए ये सब किया जा रहा है, तो लोग ये इससे क्या लोक कल्याण हो जाता और ये कैसे आप जब देख रहे हैं बिहार की स्थिति, प्रमोद जी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ऐसा जातिगत जनगणना से क्या हासिल होने वाला था? ये क्या सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा था? देखिए, इसके कानूनी पक्ष को हमारे वकील साहब ने रखा। जहाँ तक लोक कल्याण की बात है तो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, सरकार के पास उसका डेटा होता है। आपको संज्ञान में लाएं कि आज़ादी के पहले 2 दशक में बिहार टॉप 5 डेवलप स्टेट में इंडिया में था। आज नीचे से टॉप है बिहार। तो आखिर लालू यादव और नीतीश कुमार के कुल 35-36 साल 37 साल का जो कालखंड में ये शासन कर रहे हैं, इसका जवाब ये कब देंगे? अगर लोक कल्याण की भावना इनमें निहित है और बड़े पागल हुए हैं लोक कल्याण के लिए, तो कम से कम मूलभूत सुविधाएं जिसमें पीने का पानी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, ये दुरुस्त करते। प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था बिहार में समाप्त हो चुकी है। कॉलेज की शिक्षा भी बहुत ही चरमरा गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। अगर एक्सरे करने का केंद्र सरकार ने 10 करोड़ का मशीन दिया है तो उसका ऑपरेट करने के लिए जो 4 कर्मचारी लगेंगे वो बिहार सरकार अब तक नहीं दे पाई है कोरोना कालखंड के बाद। इस तरह की स्थितियां हैं, तो उसको टेक केयर करना है। जो पैसा है जो जनरेट होता है वो सूख रहा है, बिहार में पैसा है ही नहीं, जनरेशन नहीं है बिल्कुल रोजगार का। तो ये मूल तौर पर आप ये देखिए कि ये कब तक नीतीश कुमार का तर्क चलेगा कि चूंकि बिहार एक समुद्र से जुड़ा नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो सकता। हरियाणा को देखिए, हरियाणा कौन समुद्र से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर में कितना आगे गया। बिहार उससे भी आगे जा सकता है, लेकिन उसके लिए नीति और नीयत चाहिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को न नीति है और नीयत है। ये दोनों इस जाति के बैतरनी के चैनल से चुनावी संघर्ष को पार करना चाहते हैं और 2024 में इनका एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना था कि 25-30 सीट बिहार में जीत लें और पूरे देश में प्रधानमंत्री का जो दावा है वो नीतीश कुमार मजबूत करें। इसलिए उनको एक बहुत ही करारा झटका इस निर्णय से लगा है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फसल का कण-कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by उसमें वैमनस्य फैलता है और फिर जो हमारी जो देश की जो फॉल्ट लाइन्स है उसको खड़ा करने को, उसको जिंदा करने की कोशिश हो रही है। और ये सारा कुछ 2024 के चुनाव के मद्देनजर है ताकि वो मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा जो टर्म लेने से रोकने के लिए कैसे क्या कौन सा उपाय की जाए
ताकि वोट बटे। और नीतीश कुमार का, जैसे सुधीर भाई बोल रहे थे कि जब भी नीतीश कुमार को जब भी लोकसभा चुनाव आता है तो उनको प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, वो जो कभी उनके अंदर जो भावना है वो जागृत हो जाती। 14 में भी थी, 19 में तो खैर बीजेपी के साथ वापस आ गए थे, अब फिर आ गए हैं आरजेडी के पास। तो सोचे थे हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, कुछ और जगह हम लोग कर लेंगे, फिर जब कोई कॉन्सेंसस कैंडिडेट बनेंगे प्रधानमंत्री बनने के। और इस जाति जनगणना से, चाहे मैं आरजेडी के भी प्रवक्ता को देख रहा था मनोज झा को, वो लोग बड़े दुखी हैं, किससे बड़ा नुकसान हो गया। आप बताएं ना कि 15 साल जब लालू जी थे तब भी कहा जाता कि जाति की पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आप भी, आपने कौन सी जाति का क्या भला किया? आपने बिहार के किस आदमी को रोजगार दिया? आपने सबसे बड़ी बात है कि जिस लोक कल्याण की बात करते हैं, ऐसा लोक कल्याण कर क्या रहे हैं? और अगर आपको एक डेटा भी हासिल हो जाएगा जातियों का और आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो क्या हासिल कर लेंगे? उससे प्रखर जी ना वो उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करें। हालांकि बिहार की राजनीति पूरी जात के इर्द गिर्द घूमती है, वहां पे कुशवाहा जाति है, यादव जाति है, ये है फलना ढिमका। जब लालू का एमवाई कॉम्बिनेशन जब काम कर रहा था तब नारा दिया था भूरा बाल मिटा दो। भूरा बाल में कौन आता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब समय का चक्कर बदला, लोग जब होशियार होने लगते हैं, वो वोट बैंक छिन भी गया। 15 साल सत्ता रही, उसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार बहुत दिन तक रहे। नीतीश कुमार ने फिर महागठबंधन किया, फिर इन लालू के साथ आ गए। इनको लग रहा है कि हम इसमें थोड़ा एमवाई का जो और उसके साथ और जातियों को जोड़ के एक स्पेक्ट्रम बनाएं और मुस्लिम वोट लेके हम सत्ता में काबिज रहे। मुस्लिम जनगणना की भी बात होनी चाहिए, जातियां तो वहां पे भी है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। प्रोफेसर सुधीर, अगर हम देखें कि पिछले 8-9 साल में भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है, जाति की राजनीति कमजोर होती दिखाई दे रही है। और हम देखें कि बीजेपी ने, अगर विशुद्ध राजनीति की बात करें तो बीजेपी ने एक ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है पिछले 8-9 साल के। हम अगर राज्यों के चुनावी नतीजे देखें, यूपी देखें, बिहार देखें, अन्य राज्य भी देखें, तो क्या ये उसी का मुकाबला करने के लिए ये मंडल वर्सेस कमंडल पार्ट 2 लाया गया? देखिए, जो मुद्दा है कि बिहार में लगभग जो 10 करोड़ पॉपुलेशन है, 3 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं। अभी तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हुई थी और जगहों पर घटनाएं होती है, शर्मसार करने वाली घटनाएं। तो हम लोगों को रोजगार दें, और वो रोजगार बिहार में कृषि आधारित उद्योग के आधार पर, मछली पालन के आधार पर, बकरी पालन के आधार पर, मुर्गी पालन के आधार पर, जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे हो सकता है। लेकिन इनको ऐसा करना नहीं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने माननीय नीतीश कुमार जी देखते रहते हैं। 2014 में इन्हें प्रधानमंत्री का सपना आया, वो सपना टूट गया। 19 में फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर सपना जागृत हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बिहार के विकास से ना ही नीतीश कुमार को, ना ही तेजस्वी यादव को कोई लेना देना नहीं। इन्होंने ये सोचा कि जाति की गंगा में हम डुबकी लगा के चुनावी बैतरनी पार कर लें और 2024 में बिहार के 40 सीटों में एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीट निकाल लें, तो उससे हमारा जो नेशनल जो एक दावा है वो मजबूत होगा। चूंकि अब विपक्ष देखे छितरा हुआ है, विपक्ष में एक दूल्हा कोई है नहीं, बारात चली आ रही है, दूल्हा डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा कोई बारात होता है जिसमें दूल्हा ही नहीं है? तो उस तरह की परिस्थिति जो है पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में दिख रहा है। और इसमें नीतीश कुमार अपना एक गोटी लाल करने के चक्कर में थे, इसलिए इस निर्णय से उनको झटका नहीं, सदमा लगा है। इस सरकार को, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को झटका लगा है। बिहार के मूल विकास के लिए अगर ये प्रयास करें और प्रयास करते दिखते तो 40 साल का कालखंड बहुत लंबा कालखंड होता है। 2 जनरेशन आ गए, लेकिन इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको इस तरह के ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिससे वोट मिल जाए और विकास भी न करना पड़े, ढक जाए इनका जो अकर्मण्यता है। तो इसलिए इनको झटका लगा है। निश्चित तौर पर इनका प्रयास जो है वो मंडल कमंडल वाली राजनीति की तरफ लौटाने की थी, लेकिन मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के राजनीतिक क्षितिज पर आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। अब गवर्नेंस जो है वो मूल मुद्दा बन गया है। वोटिंग सबका साथ सबका विकास एक मुद्दा बन गया। स्कीम सबके लिए होती है। दीनू जी हमारे साथ है। दीनू कुमार जी, अब 3 जुलाई को अंतरिम आदेश के बाद 3 जुलाई को अदालत सुनवाई करने वाली है। क्या इसमें आपकी तरफ से कुछ नए तथ्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे? अब देखिए, एक बात आई तो हम 2014 में एक पीएल फाइल किए थे कि बिहार के मेडिकल कॉलेजेज में अपना MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन मशीन नहीं है। 8 साल हाईकोर्ट मॉनिटरिंग की है तो ही 5 मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन नहीं है। हाईकोर्ट ने पाया कि 75 साल आजादी के हो गए, अब बिहार में अभी भी अपना हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, जब मेडिकल कॉलेज में नहीं तो ब्लॉक और जिला में क्या मेडिकल सुविधा देंगे? और 6 महीना का आदेश अगस्त में इश्यू हुआ था, आज तक कंप्लायंस नहीं हुआ।
आज देखिए सेंसस के दौरान जो कर रहे थे, तो स्कूल के बच्चों को बंद था, टीचर जब चाहे जाके दस्तखत करते थे, अब बच्चा ही बच्चा को पढ़ाता था। एक तो सोचिए कि जब टीचर को नहीं लगाना था इस सब काम में, कास्ट बेस्ड सर्वे में, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत भी बच्चों को आपने छोड़ दिया कि अपने से पढ़िए, और उन टीचर से आप काम ले रहे थे कास्ट बेस्ड सर्वे में, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत था। तो एजुकेशन के मामले देखिए कि 10+2 के लड़के कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, टीचर केवल पढ़ते हैं। आप टीचर नहीं दे रहे हैं। जो बच्चे प्राइमरी में जा रहे हैं उनका जो संख्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो परसेंट होना चाहिए वो पूरा नहीं है। करीब 2 लाख शिक्षकों के बिहार में कमी है। दीनू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के आए फैसले की। प्रमोद जी, हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि समाज में किस तरह की विसंगतियां आ सकती हैं अगर हम अगले पिछले की लड़ाई की बात ना करके हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें। अगर ओबीसी जनसंख्या का पूरा मालूम पड़ जाता है तो उस पर भी एक बड़ा ये बात है कि कई ओबीसी जातियां ऐसी हैं जो विकास कर चुकी हैं, विकसित हो चुकी हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अन्य ओबीसी जातियों से बेहतर है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जनगणना आ जाएगी इस तरह की जातीय जनगणना तो ओबीसी समाज के बीच में भी एक आपसी मतभेद पैदा हो सकता है? एकदम आप जो कह रहे हैं वो जो फ्रिक्शन पैदा होगा, अब जो हम कह रहे थे, जो हमारे समाज की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो उसकी खुल जाएंगी और उससे जो आपस में विरोध होगा और लोगों को होगा कि ये आगे कैसे, हम पीछे कैसे रह गए। और वो इसका खास तौर जो ओबीसी वोट को जो भेदने के लिए जो अपोजिशन या कांग्रेस या नीतीश कुमार है, जो कोई भी पार्टी, साउथ की भी पार्टियां जितनी हैं हमारे सदर्न इंडिया में, वो भी कोशिश करें कि मोदी जी के ओबीसी वोट बैंक को कैसे भेजा जाए, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी के पास आ गया। क्यों? क्योंकि स्कीम जो योजनाएं हैं सबको फायदा पहुंचा रही, सबका लाभ हो रहा, सबका विकास, जैसे क्या बात करें, सबका प्रयास भी उसी में हो रहा है, सबका विश्वास भी हो रहा है। अब जो नीतीश कुमार का जो टोटल ये है, अभी सुधीर जी से हम लोग जब बात करते चैनल से पहले तो यही बात इन्होंने भी कहा, मैं उसको कहता हूं लालू जी के परिष्कृत रूप है नीतीश कुमार। तो वो उनकी जो राजनीति, अब इस पे भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। देखिए हम तो चाहते थे, हाई कोर्ट ने रोक दिया, जबकि चीफ जस्टिस चंद्रन साहब, विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस मधुरेश कुमार की डबल बेंच का फैसला है और उन्होंने कहा कि सरकार के पास ये डेटा इकट्ठा करके अपोजिशन की पार्टीज के साथ शेयर करने की बात करी, दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न, इसलिए डेटा को सुरक्षित करने को कहा और बोला इससे ये ठीक नहीं, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब नीतीश कुमार जी विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हम तो चाहते थे, कोर्ट ने रोक दिया। नीतीश जी को पता था कि संविधान के तहत की जो धाराएं की जो प्राविधान उसके तहत तो कास्ट सेंसस नहीं करा सकते, वो सेंसस का ही एक हिस्सा है। लेकिन अब आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, फिर बोलेंगे देखो हम कराना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते थे। 18 साल में 18 भला बता दीजिए आपने जो किया हो, किस जाति का भला किया हो, अपने ही समाज का जो भला किया, जो जिस समाज से आते हैं उसे। जब से कुशवाहा जी अलग हो गए, बिल्कुल सही बात है प्रमोद जी कि जातीय जनगणना से समाज का भला नहीं हो सकता, बल्कि लोक कल्याणकारी नीति सबके साथ सबके विकास की हो तो पूरे समाज का भला होता है। तो हर प्रकार जी की सड़क बन रही हो तो ये ओबीसी के लिए बनेगी, फॉरवर्ड के लिए बनी, ऐसी सड़क प्रमोद जी यहाँ पे हमें रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है। ये चर्चा तो आगे भी जारी रह सकती है लेकिन समय का अभाव है, हम उससे बने हुए हैं, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जातीय जनगणना पे अंतरिम रोक लग चुकी है लेकिन 3 जुलाई को कोर्ट एक बार फिर इस मामले में सुनवाई करेगा और तब हमें देखना होगा कि तब फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।